वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे बच्चों का एक बड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप लोगों ने अभी तक एनटीए की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे आप एनटीए की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में आप ये कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी लोग पीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएस के लिए वो सही स्टेप से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी-छोटी डिटेल अगर मिस हो जाती हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाएगा और आप फॉर्म सही तरीके से फिलअप नहीं कर पाएँगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, 2-3 चीज़ों का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या-क्या? पहली बात तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी इमेज होनी चाहिए, जिसके नीचे आपका पूरा नाम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। ये लेटेस्ट पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है? याद रखिएगा, आपका पुराना वाला काम नहीं करेगा। दूसरा चीज़, आपको एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके रख लेना है, और जो सिग्नेचर होगा वो या तो ब्लैक पेन से होगा, डॉट पेन से, या फिर ब्लू डॉट पेन से होगा, ठीक है? इसके अलावा आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, तो उसका भी आपको फ़ोटो निकाल कर के रख लेना है। और अगर कास्ट सर्टिफ़िकेट अप्लाई होता है आपके लिए, तो आपको उसका भी सर्टिफ़िकेट रखना पड़ेगा, ठीक है? ये बेसिकली स्कैन्ड इमेज होगी। और हाई स्कूल का मार्कशीट, जो भी आपको सर्टिफ़िकेट मिला है या फिर मार्कशीट मिला हुआ है, तो यहाँ पर सर्टिफ़िकेट का फ़ोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सभी स्कैन्ड इमेजेस होने वाली हैं, स्कैन्ड कॉपीज़ होने वाली हैं। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट आप अगर पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, तो आपको फॉर्म फिल करना आसान हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जाओगे, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? एक न्यू रजिस्ट्रेशन होगा और एक लॉगिन करने के लिए होगा। जो लोग पहले से ही एनटीए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे और वो लॉगिन हो जाएँगे, ठीक है? उनको डायरेक्टली जाकर के फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर जो लोग रजिस्टर ही नहीं किए हैं, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से अगला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है? अगर आपने डिटेल नोटिफ़िकेशन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे बोल रहा है, आपको ऑप्शन देगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए डिटेल एडवर्टाइज़मेंट को और उसको पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए। हालाँकि अब आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन चीज़ें हैं, वो हम आपको शॉर्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे इस फॉर्म में, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, साफ-साफ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी के लिए 1900 ओनली, मतलब ये कि आपको जो है ना जनरल हैं, ओबीसी वाले हैं, तो ₹1900 तैयार रखना पड़ेगा। और अगर आप एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं यूपी के, ठीक है? तो आप जो है ना ₹1700 पे करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सारी कहानी, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है। जो स्कैन्ड इमेज की जो साइज़ होगी ना, वो 10 केबी से लेकर के 200 केबी तक मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर जाता है तो आपका जो फ़ोटो है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो अपलोड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है आपको सभी में, जो आपका सिग्नेचर है उसमें भी, जो आपका जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसमें भी, और जो आप सर्टिफ़िकेट अपलोड करेंगे कोई भी, ठीक है? उन सभी की साइज़ 200 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आगे समझिए क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफ मस्ट बी कलर्ड विथ नेम एंड डेट ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ। किस डेट को आपने फोटो खिंचाई है, ये उसमें होना चाहिए। मतलब ये कि नीचे आपका नाम होना चाहिए और फिर फोटो कब क्लिक की गई है वो डेट नीचे लिखा होना चाहिए। फोटो में ये चीज़ें आपको जो है ना लिखवानी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आज आपने 12 मार्च को अप्लाई कर रहे हैं, तो 12 मार्च के दिन की फोटो होनी चाहिए, या 1 आध हफ्ते पहले अगर फोटो खिंचवाए हैं, तो ये आप काम जो है ना कर सकते हैं, ठीक है? बहुत पुरानी फ़ोटो, ये बेसिकली एग्री नहीं करेंगे उसको, ठीक है? तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए, तो ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का अगला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे, वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, जो आप मार्कशीट हाई स्कूल के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हाई स्कूल में आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखना है। फादर्स नेम जो लिखा हुआ है सेम टू सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट का नेम फिल करना है,
फादर्स नेम को फिल करना है, मदर्स नेम को फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ठीक है? ये सभी चीज़ें हमारी हाई स्कूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन कन्फर्म करना होगा, जो ऊपर फिल किया है ना वही नीचे भी फिल करना है, जिससे कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है इन केस मान लीजिए हो जाती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मंजू देवी की जगह पे मजनू देवी कुछ लोग टाइप कर देते हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना है आपको, तो ऊपर-नीचे 2 बार जब आप टाइप करेंगे ना तो सही वाला आपका एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आपको क्या गलती आपने टाइप में किया है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है? दोनों डेटा जब सही होगा तो उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस कहाँ से होगा, कैसे होगा? तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, वो ही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, जिससे कि आपसे इन केस मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है? पत्राचार के माध्यम से जो पोस्ट आता है उसके माध्यम से, तो आप तक को जो है ये जानकारी भेज सकें। एड्रेस देना है, पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना है, कंट्री आपको पता ही है किस देश में रहते हैं, स्टेट भी आपको अपना पता ही होगा, किस स्टेट से हैं आप, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। भाई ज़ाहिर-सी बात है प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ईमेल एड्रेस तो होगा ही, ठीक है? तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको ईमेल एड्रेस फ़िल करना है, उसके बाद ये जो कन्फर्म ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आपको दोबारा वही ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ठीक है? दोनों में अलग-अलग टाइप मत करना, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ और टिप दो, नहीं। जो यहाँ पर लिखोगे वही यहाँ पर भी लिखोगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, ठीक है? वो क्योंकि ईमेल पर और आपके मोबाइल पर जैसे ही आप फॉर्म फिल करके कंप्लीट करोगे, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने अपना फॉर्म फिल अप कर लिया है, सक्सेसफुली फिल अप हुआ है कि नहीं हुआ है। जो एडमिट कार्ड का नोटिफ़िकेशन आएगा, वो भी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आएगा और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, सूचना है एनटीए की तरफ से, वो सब आपको ईमेल और मोबाइल पर भेज दी जाएगी। तो जो यहाँ पर आप फिल करोगे, वहीं पर आपका वो सभी डेटा पहुँचेगा, ठीक है? टेलीफ़ोन नंबर देखिए ऑप्शनल होता है, अब ये तो बाबा आजम के ज़माने की चीज़ हो गई है। फिलहाल ऑफ़िस में यूज़ किया जाता है, घरों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए आपसे परमानेंट एड्रेस और एक नॉर्मली जो है ना रेज़िडेंट एड्रेस पूछा जाता है, मतलब एक कभी-कभी होता है ना कि कहीं हम लोग रहते हैं लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस कहीं और रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप टिक करके सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो जो ऊपर आपने एड्रेस फ़िल किया था, वो यहाँ पर ऑटोमैटिक कैप्चर कर लेगा। उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पासवर्ड है, ठीक है? पासवर्ड आपका बहुत ही यूनिक होना चाहिए। आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का यूज़ करना होगा, जैसे कि आप जो है ना स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर लो, कैपिटल लेटर में एबीसी कुछ लिख लो, ठीक है? और कुछ नंबर्स का यूज़ कर लो। तब जा कर के आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही ये लेगा, याद रखिएगा, ठीक है? तो जो पासवर्ड ऊपर टाइप करना है, वही वाला पासवर्ड नीचे भी होगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम क्या था, आपका फर्स्ट स्कूल कौन-सा था, ठीक है? आपका फ़ेवरेट टीचर कौन-सा था, आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा है। ये बेसिक चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएँगी और उसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इन केस मान लो आप भूल जाओ अपने पासवर्ड को, तो आप ये प्रोसेस कंप्लीट करके उसको रिकवर कर सकते हो। लास्ट में ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, ठीक है? कैप्चा कोड टाइप करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? बेसिक डिटेल इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये आपको जो है ना रिव्यू पेज इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सभी चीज़ें सही लगती हैं, तो इसको आप जो है क्लोज़ कर दीजिएगा, आई एग्री पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है? ओके करते ही आपके पास ये देखिए रिव्यू वाला पेज आ जाएगा जो आपने फिल अप किया हुआ है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक तरीके से, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? मंजू देवी की जगह मजनू देवी नहीं हो गया है, ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा और पूरी पर्सनल डिटेल जो भी आपने फिल अप किया है, वो आपके अगर आधार कार्ड से मैच कर रही है, आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से मैच कर रही है, तो आप आगे की ओर प्रोसीड इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी पहुँच जाएगी। कौन-सा मोबाइल नंबर? जो आपने वहाँ पर फिल किया हुआ है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि तुमने जो मोबाइल नंबर फिल किया है वो तुम्हारे ही पास होगा। मैं जानता हूँ ये चीज़, इतना तो दिमाग तुम लोग लगा ही सकते हो कि पापा वाले नंबर पे ओटीपी जाए, ठीक है? तो भाई अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना है, किसी और का मोबाइल नंबर मत दे देना उसमें, ठीक है? क्योंकि मैसेज तुम्हारे पास आएगा, तुम मोबाइल को उठा करके यूज़ करने वाले हो, चेक करने वाले हो। घर का नंबर दे दोगे, पता चला उस पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तुम्हारा एग्ज़ाम का डेट आ गया, एग्ज़ाम खत्म भी हो गया, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? ये सब छोटी-मोटी मिस्टेक नहीं करना, पढ़े-लिखे बंदे हो तुम लोग, ठीक है?
आरडी सर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी छोटी छोटी मिस्टेक की उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती, है ना सर? चलिए आगे देखिए। तो रिव्यू पेज आपका इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, सभी डिटेल यहाँ पर फिलअप रहेंगी। ओके, यहाँ लास्ट में देखिए ओटीपी आपको फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है। ये देखिए ग्रीन अगर है यहाँ पर तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, इस वजह से यहाँ भी ये देखिए ग्रीन लिखा हुआ है, मतलब ग्रीन कलर में लिखा हुआ है और कंप्लीटेड लिख करके आ रहा है। जो चीज़ें अभी आपका कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो वहाँ पर ये पेंडिंग लिख करके आएगा ऑरेंज कलर में, याद रखिएगा। ठीक है? तो अभी आपको क्या-क्या प्रोसेस फ़ॉलो करना है, तो ईमेल आईडी को भी वेरीफ़ाई करना है, फ़ीस पेमेंट को भी करना है और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ॉर्म को व्यू करना है। ओके? तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर आपका लिख करके आ जाएगा क्योंकि आपने मोबाइल नंबर को वेरीफ़ाई कर लिया है। मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई करते ही आपके सामने ये चीज़ें, मतलब ये जो लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, ये सामने आ जाएगा। ओके? अब देखिए यहाँ पर क्लिक करना है फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर के आएगा। ओके? दिखाई दे रहा है कि नहीं सभी को? ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लगभग 1 से लेकर के 10 स्टेप हैं। ये दसों स्टेप आपको फ़ॉलो करने हैं, तभी आपका प्रॉपर फाइनल जो फॉर्म है फिल हो पाएगा। अदरवाइज़ कोई भी स्टेप अगर इसमें से मिस हो गया ना, तो आगे आप बढ़ नहीं पाएँगे और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई 1 से लेकर के 10 तक की सभी चीज़ें आपकी प्रॉपर कंप्लीट हों। ठीक है? तो अब यहाँ पर स्टार्ट कैसे क्या करना है, तो भाई कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल कर लिया है। अभी जो स्टेप आपने कंप्लीट किया है, वो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल था। उसके बाद जैसे ही अब आप क्लिक करोगे आगे चल करके पर्सनल डिटेल पर, तो आपके सामने अगेन ये सेकंड वाला स्टेप ओपन हो जाएगा। ठीक है? मैंने बताया ना 1 से लेकर के 10 तक की चीज़ें फिल करनी है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट हो ही गया था। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल पर जाकर के आप पर्सनल डिटेल फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल डिटेल क्या होता है? तो कैंडिडेट का नाम क्या है? फिर से फिल अप करना है, सेम वही चीज़ें। अगेन जो वहाँ पर आपने फिल किया है कॉन्टैक्ट डिटेल में, फिर से यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको फिल करना है। भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, कैंडिडेट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, नेशनैलिटी है, सब हाई स्कूल के हिसाब से भरना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो फॉलो किया जाना है। क्या-क्या अब आपको ध्यान देना है, क्या-क्या फिल करना है, इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आर यू ओरिजिनल रेज़िडेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ यूपी, अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर येस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी कन्फर्म कर लेना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। फिज़िकली हैंडीकैप हैं कि नहीं, यहाँ पर सेलेक्ट करके येस और नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के, येस और नो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि आप पहले से कुछ सर्विस कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, किसी फ्रीडम फाइटर आपके घर खानदान परिवार से कोई था प्राचीन काल में, तो भाई आप यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे जो है ना अपना फिल कर सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस कर दीजिएगा और अगर आप कुंवारे हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं यूपी के या यूपी गवर्नमेंट के अंदर में आप कोई सर्विस कर रहे हैं, जो आपका सर्विस गवर्नमेंट वाली है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं यूपी में, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा यस और नो में। करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। और हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट और बाय अ स्टेट गवर्नमेंट और बाय अ लोकल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ओन्ड ऑफ कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, मतलब आपने आपको कहीं से जो है हटाया गया है, पदमुक्त कर दिया गया है, तो भाई ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। वैसे यहाँ पे नो कर देना, क्योंकि अभी तुम लोग तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद ये कपाचा फिल करके, ये देखिए जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको एज इट इज़ यहाँ पे फिल करना है। अब ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ सामने दिया हुआ है वही यहाँ पे होगा, ठीक है। आपके पास जो होगा भाई वो रैंडमली जनरेट होने वाला सीरियल नंबर होता है, तो रैंडमली वाला ही आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास अगेन फिर ये तीसरे नंबर वाला पेज खुलेगा। ठीक है? यहाँ पर आपको क्या करना है? आधार विवरण, ठीक है? तो एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे रहेगा, अभ्यर्थी का नाम रहेगा, यहाँ पर आपको जेंडर फिल करना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माय आधार नंबर, यहाँ पर अब आपको
एक तरीके से आप जो है ना इनको अलाउ कर रहे हो, क्योंकि ये ब्लू वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टिक करोगे तो आपने इनको जो है ना अपने आधार नंबर को वेरीफ़ाई करने की परमिशन दे दी है और फिर नीचे आकर के अपना आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहले आधार नंबर फ़िल करना है और उसके बाद कन्फर्म करना है फिर से उसी नंबर को टाइप करके। जब दोनों बार एक ही आधार नंबर पे आ जाएगा, तो भाई आपके पास जो है ना सिस्टम की तरफ से एक ओटीपी जनरेट होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को फ़िल करना पड़ेगा। कैप्चा फ़िल किया, सबमिट किया, तब आपके पास एक ओटीपी आएगी और वो ओटीपी जो है अगले पेज में आपको फ़िल करनी पड़ेगी। वो चेक कर लेगा ना ऑनलाइन। हाँ, मतलब आपने जो फ़िल किया हुआ है, वो डेटा जो है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दे रहा है अप्लाई फॉर, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अप्लाई फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रेड, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उस पोस्ट को चूज़ कर लेना है, ठीक है? अब उसके पास उसके बाद जो है ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है कि नहीं? उसके बाद रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, आपको शॉर्ट हैंड या टाइपिंग आती है या नहीं? भाई ये सब चीज़ों को यस करना पड़ेगा तो ही तुम आगे फॉर्म फिल कर पाओगे। शॉर्ट हैंड आता ही नहीं है, टाइपिंग आता नहीं है, तो क्या ही मतलब है फॉर्म अप्लाई करने का? ठीक है? उसके बाद डू यू पोजेस द नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग द मिनिमम स्पीड ऑफ 100। अच्छा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपकी जो स्पीड है इंग्लिश शॉर्ट हैंड की वो 100 वर्ड पर मिनट है कि नहीं? 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है कि नहीं? ये भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है? यस कर दोगे आप, तो उसके आगे ये है कि डू यू प्रोसेस द नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, आपको वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन और डेटा एंट्री का के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ भी यस करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो कर देना, वैसे आपको होनी चाहिए क्योंकि आप पीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सभी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपको यस करना है। फिर उसके बाद किसी आर्मी में आप कम से कम 2 साल तक सर्विस दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये भी आपसे पूछा जा रहा है। भाई आपने सर्विस तो दिया नहीं होगा। हाँ, दिया है, आर्मी की जॉब की है, 2 साल के बाद छोड़ दिया इन केस तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप यस कर सकते हो, ठीक है? वरना आपको यहाँ पर नो फिल करना है क्योंकि आपने आर्मी की जॉब नहीं की है। उसके बाद ये कैप्चा को फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं फिर से। देखिए आपका नाम और एप्लीकेशन नंबर ये 2 चीज़ें जो है ना आपकी साथ ही साथ चलती चली जाएँगी। अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको देनी है, ठीक है? आपने अप्लाई कर दिया जिस पोस्ट के लिए वो आपका कंप्लीट हो गया है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10th और इक्विवेलेंट, ठीक है? बेसिकली 10th का सर्टिफ़िकेट हो भाई ठीक है, 10th का सर्टिफ़िकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो पास स्टेटस यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, पास है कि फ़ेल है। कब पास किया आपने, किस सन में? आपको ये सन जो है ना चूज़ कर लेना है, 2026 में पास किया है, 2012 में पास किया है, 2014 में पास किया है, 16 में, तो वो आपको जो है ना ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे कोर्स आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस बोर्ड से आपने उसको कंप्लीट किया है। भाई यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, यूपी बोर्ड हो सकता है, तमाम बोर्ड आज अवेलेबल हैं, ठीक है? अब यहाँ पे रिज़ल्ट मोड दिया हुआ है, तो रिज़ल्ट आपका परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में था, भाई आप यहाँ पर इसको चूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम फ़िल करना पड़ेगा। ये स्कूल का नाम कौन-सा रहेगा पता है? जो आप हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट में स्कूल का नाम देख रहे हैं, ठीक है? जहाँ से भी आपने हाई स्कूल किया है, वहाँ पे स्कूल का नाम लिख कर के आता है सर्टिफ़िकेट में, हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट में। तो ये जो है ना आपको सेम वही वाला फ़िल करना है। अब अगर आप जो है 10th पास किए हैं तो भाई 12th भी आपने किया ही होगा। तो नेक्स्ट वाले पर आपको क्या करना है 12th के बारे में पूरी डिटेल देनी है एज़ इट इज़ जैसे अभी आपने 10th वाले में दिया है, ठीक है? क्या-क्या फ़िल करना है, पास हुए हैं कि नहीं? ईयर ऑफ पासिंग क्या है? कोर्स क्या है? जैसे उसमें आर्ट साइड होता है, साइंस साइड होता है, ठीक है? जैसे बायो होता है, मैथ होता है, तो ये सब चूज़ इसमें करने का ऑप्शन देगा, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है ना बोर्ड या यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने किया है, रिज़ल्ट मोड क्या था, सेम वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? भाई देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया है, वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं कि आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बिलो हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? तो ग्रेजुएशन की आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, लेकिन ये सेम वही चीज़ है, जो आपने 10th और 12th में फिल किया है, ठीक है? पास कब हुए हैं, पासिंग ईयर क्या है, कोर्स नेम क्या है, किस जगह से आपने किया हुआ है, रिज़ल्ट मोड क्या था आपका, उसके बाद यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज का नेम टाइप करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है ना, तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और अगर कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट कैप्चा को टाइप कर दीजिएगा। कैप्चा को टाइप करते ही आपका सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला स्टेप और आ जाएगा। कौन सा है? ये एडिशनल डिटेल वाला। ठीक है, इसमें क्या फिल करना है? यहाँ पर आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर नो करिएगा क्योंकि आप जो है किसी जगह के कोई अभी एम्प्लॉय नहीं हुए हैं। एम्प्लॉय तो होने वाले हैं ना भाई। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर आप क्रिमिनल हैं तो फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, उसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। कैसा केस चल रहा है आपके ऊपर? अगर आप क्रिमिनल नहीं हैं तो बिंदास इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा नो। एफआईआर हुआ है कि नहीं, तो इस पे भी कर दीजिएगा नो। एफआईआर केस रेफरेंस, अगर मान लीजिए एफआईआर हुआ है तो यहाँ पे आपको केस की डिटेल या केस का जो आईडी टाइप का होता है वो आपको फिल करना पड़ेगा कि कौन सा केस है, वो अपना चेक कर लेंगे। हाँ, अगर कोई भी केस हुआ है तो आपको यस करना पड़ेगा, छोटा सा ही, छुपाना नहीं है बिल्कुल भी, है ना? और अगर छुपा ले जाओगे फिर आगे की कहानी तुम्हारी फंस जाएगी। और ये भी मत सोचना भाई कि अभी हमारे ऊपर केस चल रहा है, 15-20 दिन, महीने भर में खत्म होने वाला है, क्या करेंगे हम दे करके, तो वो सब चीज़ें नहीं चलने वाली। आपको देना है, मेंशन करना है। ठीक है? भले ही आपने किसी का खोपड़ी फोड़ दिया हो, एफआईआर हुई है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए, आगे जब बढ़ते हैं हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, तो आर यू अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, यहाँ पर नो कर दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ इनपुट डिटेल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, यस करेंगे तो ये आएगा। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं तो सेंट्रल या स्टेट के, ठीक है? तो आपको ये फिल करना पड़ेगा। मतलब किस जगह पर आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, किस जगह पर आपका जॉब चल रहा है, कब से आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको जो है देनी पड़ेंगी। कब से कब तक आपने किया है, आपका डेजिग्नेशन क्या है? अगर आप नहीं हैं एम्प्लॉयी तो ये आप नो कर दीजिएगा, तो भाई ये सेक्शन जो है ना आपको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है? और फिर आपको करना क्या है, कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो आपने कई सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर रखी हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आने वाला है। ठीक है? जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए 2 चीज़ें आएँगी। क्या-क्या? एक तो ये लाइव कैमरा का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, दूसरा ये क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है? तो लाइव कैमरे का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए किसी लैपटॉप से फ़िल कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी मोबाइल का यूज़ करके आपको इसको जो है स्कैन कर लेना है। जैसे आप इसको स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल में कैमरा ऑटोमैटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप क्लिक करोगे उस कैमरे वाले ऑप्शन पर, जो लिंक मिलेगी या जो भी यहाँ पे ओपन होकर के आएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फ़ोटो है ऑटोमैटिक अपलोड होकर के यहाँ पर स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? जिससे लाइव इमेज आपकी ये तुरंत ही कैप्चर कर लेंगे। आप चाहो तो कर सकते हो रिफ्रेश-विफ्रेश भी। एक बार अच्छी नहीं आई, दोबारा ले लो, दूसरी बार अच्छी नहीं आई, तीसरी बार ले लो, ठीक है? चाहो तो ले सकते हो 2 से 3 बार, लेकिन कोशिश करो कि आपका जो इमेज हो, पहली बात फ़ोटो क्लिक कैसे करना है ये भी समझ लो। आपका बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? किसी और बैकग्राउंड में ये ठीक से काम नहीं करता, इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम वहाँ पर फेल हो जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर इतना एडवांस एआई नहीं आया हुआ है कि सिर्फ़ आपकी इमेज को ही ले ले, आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है? तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे जाकर के बिल्कुल सामने, ठीक है? कैमरे की ओर देख कर के आप जो है फ़ोटो को क्लिक करिएगा और तिरछा मत हो जाइएगा, सेल्फी मत लीजिएगा, ठीक है? फ्रंट फेस आपका जो है वहाँ पर काम करेगा, ठीक है? और अपलोड फ़ोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। अब उसके बाद जब आप लाइव फ़ोटो को अपलोड कर लेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैंने आपको 4 फ़ोटोज़ रखने के लिए बोला था, वो सभी फ़ोटो को अपलोड करने का ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें क्या-क्या होगा? तो भाई आपकी जो फ़ोटोग्राफ की साइज़ है वो 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 चीज़ें आपको रखनी है, तो आप भाई उसको ज़रूर से रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को फ़िल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करिएगा, फ़ोटो को अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिया हुआ है, इसको भी चूज़ करके अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर भी आपका जो है चूज़ करना है, अपलोड करना है। और क्लास 10 का जो सर्टिफ़िकेट है इसको भी क्लिक करके अपलोड कर लेना है और उसके बाद ये कैप्चा को फ़िल कर देना है। ठीक है? आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके जो ब्लू कलर का दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि जो हमने फ़ोटोज़ को अपलोड किया है वो कैसी दिखाई दे रही है। वैसे जब आप इसको अपलोड कर रहे थे तो उसके पहले ही आपको पता है कैसी दिखाई दे रही होगी, है ना? तो इसको देखने की फिर आपको ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ पे देखिए आपका रिव्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है? और ये सभी चीज़ें जो आपने फ़िल अप करी हैं अभी इतनी देर में, ठीक है? उन सभी चीज़ों को ये आपको दिखा देगा और दिखाने के बाद ये बोल रहा है कि फाइनल सबमिट पे क्लिक करिएगा और उसके बाद क्लोज़ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आपका रिव्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक? जिसमें आपकी बेसिक डिटेल, आपने क्या-क्या किया है, कैसे किया है, जो भी चीज़ें अभी आपने ऊपर क्लिक की थी, ठीक है? वो सभी आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी और आपसे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पैन कार्ड नंबर है, वो भी फिल करवाया जाएगा, ठीक है? पैन कार्ड अगर एप्लीकेबल है तो। वैसे एप्लीकेबल तो होगा ही, इतने बड़े तो हो ही गए हो कि भाई पैन कार्ड आप रखते होगे अपने पास, ठीक है? पैन कार्ड का नंबर आपको फिल करना रहेगा, ठीक है? हाँ, ये सब रिव्यू है। ये सब रिव्यू करने के बाद ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इन केस मान लीजिए कोई दिक्कत हो तो आप इसको री-एडिट कर सकते हैं, ठीक है? ये सभी चीज़ें अप्लाई करने के बाद चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए गए वर्तमान और स्थायी पते संबंधी सभी विवरणों की जाँच कर ली है। आपको इस पर टिक ज़रूर लगाना है हर एक पेज पर। किसी भी पेज पर अगर आप टिक नहीं लगाएँगे तो फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपने फ़ोटो अपलोड किया है, थंब है, सिग्नेचर है अपलोड किया है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपकी शो होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? लाइव फ़ोटो भी यहाँ पे जो आपने कैप्चर किया था वो भी आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है क्योंकि यहाँ पर अब फाइनल सबमिट होने वाला है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे एग्री करने के बाद, तो आपके पास एक कांग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका फिल हो चुका है। अब आपके पास 2 चीज़ें अभी पेंडिंग है, क्या-क्या? ईमेल आईडी को अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है और फीस अभी हमने उनके पास नहीं भेजी है। बिना फीस दिए तो ज़ाहिर-सी बात है आपके फॉर्म को कोई भी सरकारी आदमी चेक नहीं करेगा, है ना? वो तो वैसे भी नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिटेल हैं क्योंकि आपने कास्ट को सेलेक्ट कर लिया था, सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया था, पर्सनल डिटेल दे दिया था, तो उस हिसाब से अब आपको यहाँ पर पेमेंट की डिटेल देखने को मिलने वाली है कि कितना फीस आपको सबमिट करना है, ठीक है? तो अगर अब आपको एप्लीकेशन फिर से एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने फॉर्म फिल किया है जो सही है, तो आप यहाँ पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरिफाइड तो यहाँ पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये देखो यहाँ पे दिया है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और जो आपने स्टार्टिंग में ईमेल आईडी दिया था, वही वाली ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है आपको। उसके बाद कैप्चा को फिल कर देना है, सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास जो है ना, जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप किया है, उसका ओटीपी आ जाएगा और बस आपको यहाँ पर वेरीफाई उसको करना पड़ेगा। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो आप जो है ना ईमेल आईडी को भी आपने कंप्लीट कर लोगे। अब सिर्फ बचेगा किसका प्रोसेस? तो आपके फीस का प्रोसेस बचेगा। बस फीस जो है आपको सबमिट कर देनी है। अच्छा सबमिट कैसे करनी है? चलो वो भी कंप्लीट देख लो। तो यहाँ पर आपको साफ-साफ लिख कर के आ जाएगा भैया आपको 1700 देना है, 1900 देना है, कितना रुपए देना है, ठीक है? और यहाँ पर पे एग्ज़ामिनेशन फीस पर क्लिक करके आपको इस तरीके से पेज पर पहुँचा दिया जाएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है आप कैश तो उनके पास जमा करने जाओगे नहीं, तो आपको क्या करना है ऑनलाइन वाले पेमेंट पर या ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। हाँ, मेक श्योर आपके अकाउंट में 1700 या 1900 रुपए हों, ठीक है? ₹1 भी कम रहेगा तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि इनका पेमेंट वाला पेज होने वाला है, ठीक है? इसमें आपका कस्टमर आईडी जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर लिख कर के आएगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कैंडिडेट नेम रहेगा और कितना फीस पेमेंट करना है, ये 4-5 चीज़ें वहाँ पर लिख कर के आने वाली हैं, ठीक है? पूरा का पूरा जो ट्रांज़ैक्शन होने वाला है वो भैया आपका एसबीआई एमओपीएस से होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर एसबीआई वाले पे क्लिक करिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो बैंक है, उनसे ये फॉर्म फीस उस बैंक से ये लेने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि एसबीआई का डेबिट कार्ड है आपके पास, किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, ठीक है? यूपीआई से आप करना चाहते हो, एसबीआई नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या फिर अदर नेट बैंकिंग ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे सीधे तुम जो है ना फ़ोन पे, जीपे तमाम तरीके के पे वाले ऐप आते हैं, ठीक है? तो नावी पे भी आता है। तो आप उनका यूज़ करके, ठीक है? कोई भी फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी या कोई भी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं लगेगी, यहाँ पर ₹0 लगेगा। यूपीआई पे क्लिक करके डायरेक्टली चले जाना
और पेमेंट को कंप्लीट कर देना, ठीक है? जैसे ही यूपीआई पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोनपे या जीपे जो भी आप यूज़ करते हो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्लिक करना है, पेमेंट करना है, ठीक है? अपना पासवर्ड टाइप करके और पेमेंट कन्फर्म होने के बाद इस तरीके से आपका सभी चीज़ों पर ग्रीन टिक लग कर के आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हाँ? बहुत लंबा हो गया, पूरा क्लास अब ले ये लिया। अब ये डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करके आप जो है अपना हाँ, सेव कर सकते हैं। इस तरीके से सभी चीज़ें आपके सामने लिख कर के आ जाएँगी। आप ये पेज जो है ना अपने पास सेव करके रख लीजिएगा और इस तरीके से आप अपने फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में ये हमने आपको समझा दिया है। अब इसमें कोई भी स्टेप जो है ना अब आपका मिस होने वाला नहीं है और ये वीडियो अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है? तो आप जो है ना सक्सेसफुली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अपनी अदर वीडियोज़ में।